आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हिंदी के सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी जो है, पहला अध्याय हिंदी भाषा है। ठीक है, वन लाइनर से ही ये सारी चीज़ें हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाता है। मात्र 112 पेजेस में ये पूरी चैप्टर खत्म हो जाती है, मतलब पूरा बुक ही हिंदी खत्म हो जाती है। हिंदी साहित्य से लेकर हर चीज़ें सी इसमें है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा से शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, भाषाओं का विकास क्रम की अगर बात करें तो पहले संस्कृत था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी। तो इसको आप ट्रिक से की मदद से भी याद कर सकते हैं, जैसे स, प, प्र, अ, ही। तो अगर उसको टोटली अगर हम एक साथ पढ़ें तो ये स प्र सप प्र अहि सप प्र अहि। ठीक है, तो अगर आप लगातार इसको ऐसे याद करेंगे ना तो ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा और कभी भी आप बैठेंगे तो आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन सी थी? हिंदी से ठीक पहले की भाषा क्या थी? देखिए अभी ना, अपभ्रंश थी। हिंदी किस लिपि से लिखी जाती है? तो हमको पता है भाई, देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। अच्छा, यहाँ देखिए, हिंदी भाषा क्या है? एक राजभाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा है। संविधान भाग 17 में है इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 में है और अध्याय 1 धारा 343 अ में है। हिंदी भाषा राज घोषित किया गया है, इसमें ही इसको राजभाषा घोषित किया गया है। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, बोलेंगे अपभ्रंश से पहले क्या आता है? प्राकृत, और प्राकृत से पहले क्या आता है? पाली, और पाली से पहले क्या आता है? संस्कृत। ठीक है ना। हिंदी भारत की लगभग 70 करोड़ लोग बोलते हैं, तो एक तरीके से बहुसंख्यक की एक भाषा है। ठीक है, तो इस कारण से यह भारत की राष्ट्रभाषा भी कही जाती है। मतलब है नहीं, बट इसको बोल सकते हैं एक तरीके से कि हाँ भाई है ये। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसमें देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा होगी यह प्रस्ताव पास किया था। ठीक है ना, 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को एक तरीके से राजभाषा का प्रस्ताव पास किया था हमारे। ठीक है, हिंदी उत्तर भारत में कितने प्रांतों में की भाषा है? तो बोलेंगे 10। हिंदी उत्तर भारत के कितने प्रांतों की भाषा है? तो 10। ठीक है, हिंदी उत्तर भारत के 10 प्रांतों की भाषा है। इनके नाम है: हरियाणा में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड जैसे क्षेत्रों में के हमारे राज्यों में बोली जाती है। इसे हिंदी क्षेत्र अथवा हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है, हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है, ये याद रहेगा। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इनके नाम हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। इसकी उपभाषा है ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगुरी। ब्रज वाली भाषा हम लोग कहाँ बोलते हैं? याद है ना, कहाँ बोलते हैं? ब्रज भाषा हम लोग कहाँ बोलते हैं? मथुरा के क्षेत्र में, खड़ी बोली भी उसी एरिया, मेरठ और के एरिया में, कन्नौजी भी उसी साइड बोलते हैं। कन्नौज के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के इलाके में, बेंगलुरु में। पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो उपभाषा इसकी अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी इसलिए भी क्योंकि छत्तीस हमारा बॉर्डर सटता है उत्तर प्रदेश का, सॉरी। ठीक है, पूर्वी हिंदी में। और बिहारी हिंदी भाषा भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है। ठीक है, याद रहेगा ना, भोजपुरी, मैथिली और मगही। मैथिली भी हमारी वहीं से है, मगही भी वहीं की है। ठीक है ना। राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं तो मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, तो उसको नाम से ही समझा जाएगा। पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं तो गढ़वाली, कमोयुनी, नेपाली, तो नाम से आपको समझ आ जाएगा, गढ़वाल, कामयानी, नेपाली, ये सारी समझ आ जाती है। ठीक है, पूर्वी तो समझ आ जाएगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना, बिहारी भी समझ आ जाएगा, भोजपुरी तो भाई बिहारी ही है, मगही भी है, मैथिली भी है। बहुत सारे एरियाज, बंगाल के एरियाज में भी हमें भोजपुरी का थोड़ा थोड़ा हमें एक रेफरेंस दिखता है, उसके साथ ही साथ हमें झारखंड में भी दिखता है। ठीक है, और हिंदी प्रकाशित भारत की पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड। ठीक है ना, ये भारत का पहला हिंदी से हिंदी का था। ठीक है ना, हिंदी समाचार था या हिंदी का समाचार पत्र था। इसके बारे में एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ठीक है, और ये प्रकाशन हुआ था कोलकाता में, कोलकाता में ये प्रकाशन हुआ था, और इसके जुगल किशोर मिश्र
क्या नाम था उनका, देखिए इसमें नहीं दिया है, यहाँ दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे दिया है, मैं फालतू लिख रहा हूँ इसको। ओके, नो इशू। चलिए ये देखते हैं, उद्दंड मारदंड क्या है, हमारी भारत की पहली हिंदी प्रकाशित समाचार पत्र है। उद्दंड मारदंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो कलकत्ता में 1826 ईसा पूर्व में जुगल किशोर के संपादन से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी हिंदी और उसकी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से, क्या लिखा है, उसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किसकी, पश्चिमी हिंदी और उसकी जो भी बोलियां, पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी थी, अभी पढ़ा हमने ना, ब्रज था और क्या था, हाँ? ब्रज है, खड़ी बोली है, कन्नौजी और बुंदेली और बांगरू है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। जबकि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है ना, सौरसेनी अपभ्रंश से हमारा हुआ पश्चिमी और अर्धमागधी से हमारा पूर्वी हिंदी। ठीक है, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र में भी प्रांतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी बोली समझी जाती है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ही प्रांतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी बोली भी समझी जाती है। अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था इसके अगेंस्ट में कि हिंदी को क्यों यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो उसको हटाने की बात कही जा रही थी कि महाराष्ट्र से खत्म कर दो। हमारे सदर्न स्टेट से ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे थे। बहुत सारे बिलबोर्ड से हिंदी जितनी भी लिखी हुई थी उसको ब्लैक कलर से उसको ब्लैक कर दे रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी फिल्मों, टेलीविज़न कार्यक्रम, रेडियो, टीवी के प्रसारित होने वाली हिंदी खेल कमेंट्री ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने का विशेष सहायता की। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में हिंदी अखबारों की संख्या 300 से 350 के आसपास है। इतनी बड़ी संख्या में पत्रिकाएं किसी दूसरी भाषा में नहीं प्रकाशित की जाती। हिंदी भारत की संपर्क भाषा भी है। क्या है, संपर्क भाषा, याद रखिएगा, हिंदी क्या है, एक संपर्क भाषा भी है, क्योंकि दो भिन्न प्रांतीय भाषाएं बोलने वाले पारस्परिक संपर्क के लिए हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। क्या बोला है, भिन्न प्रांतीय भाषाएं बोलने वाले, जैसे कोई उत्तर प्रदेश से है, दूसरा कोई महाराष्ट्र से है, ठीक है ना, या कोई महाराष्ट्र से है, दूसरा किसी और क्षेत्र से थे, मान के चलिए तमिलनाडु से है, तो अगर दोनों कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो वो कभी हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से संपर्क भाषा है, समझ गया ना, इसलिए बोला है। कुंभ मेले में जहाँ पूरे देश लोग आते हैं संपर्क के लिए, हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हिंदी मेजोरिटी क्या हिंदी प्रांत ही है, तो इसी वजह से ऐसा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो उन 22 भाषाओं का नाम ऐसे असमिया है, गुजराती है, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु, बोडो, संथाली, बांग्ला, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, उर्दू, मैथिली और डोगरी। ठीक है, हिंदी किस किस परिवार के अंतर्गत आती है, तो भरूपीय के अंतर्गत ये आती। अच्छा, इसके अंदर देखिए भी बताएंगे, जैसे हिंदी भरूपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषा है। क्या है, आर्य भाषा है। आर्य भाषा काल के अंतर्गत आने वाली भाषा इस प्रकार है। प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषाएं जैसे पाली हो गया, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत थी, उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आधुनिक काल आर्य भाषाएं थी हमारी हिंदी, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, सिंधी, गुजराती, उड़िया और असमिया। ये सारी हमारी आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं हैं। ठीक है ना, मध्यकालीन, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है ना, ये तो वही वाला सीक्वेंस हो गया जैसे हिंदी के क्या बोल रहा था, हाँ, भाषाओं का विकास क्रम बताइए, तो उसी प्रकार है। संस्कृत पहला था, क्या से पढ़े तुम लोग, स प प्र अ ही। ठीक है, याद हो जाएगा ना, स प प्र अ ही, याद हो जाएगा आपको, याद हो जाएगा हमको लग रहा है। ठीक है, उत्तर भारत में आर्य भाषाएं बोली जाती हैं, तो दक्षिण भाषा में उत्तर भारत में आर्य भाषाएं बोली जाती हैं, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनकी संख्या 4 है। तो दक्षिण भाषा में क्या द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनकी संख्या 4 है, जैसे तेलुगु हो गया, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ हमारे कर्नाटका में, तमिलनाडु में तमिल, मलयालम केरल में। वर्तमान में जो हिंदी शिक्षा, संचार, प्रशासन आदि में प्रयुक्त हो रही है, उसका मूल आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी हिंदी का एक बोली तथा दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर की बोली है। यह सौरसेनी अपभ्रंश की विकसित हुई। वर्तमान में जो हिंदी शिक्षा, संचार, क्या बोल रही है, वर्तमान में जो हिंदी शिक्षा, संचार, प्रशासन आदि में प्रयुक्त हो रही है, उसका मूल आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है तथा दिल्ली, मेरठ, जैसे मैं बताया था ना, दिल्ली में,
मेरठ में मैंने बताया, बिजनौर, सहारनपुर में बोली जाती है क्या, खड़ी बोली, जिसे हम पश्चिमी हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, यह सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुआ। अभी देखा ऊपर हम लोगों ने कहाँ देखा था, ये देखिए यहाँ देखा था ना, सौर श्रेणी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था, जिसके अंतर्गत 4 से कितनी भाषाएं आती हैं, जिसके अंदर में 1 2 3 4 5 भाषाएं आती हैं। ठीक है, 5 उपभाषा आती हैं। आगे देखते हैं, देवनागरी वर्णमाला की बात करते हैं। ध्यान रहे, यह सरकारी देवनागरी वर्णमाला नहीं है। ठीक है, बोला सरकारी देवनागरी वर्णमाला नहीं है। इसमें कुल 52 वर्ण है, जिसमें से स्वर वर्ण 11 है। कितना स्वर कितनी है, 11 है। तथा बोले कुल वर्ण 52 होते हैं, स्वर वर्ण 11 तथा 41 हमारे वर्ण व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 41। ठीक है, और कुल दोनों को मिला लेंगे तो वर्णों की संख्या 52 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए, स्वर अ आ ई उ ऊ री ए ओ 11 है। अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है। व्यंजन की बात करते हैं, क ख ग घ ञ, ये कंठ है, इसको कंठ से बोला जाता है। च छ झ झ ञ तालव्य है। ठीक है, तालु से बोला जाता है। ट ठ ढ ढ ण मूर्धन्य है। त थ ध न दंत से दांत। प फ भ म ओष्ठ से। प फ ब म यरलव अंतस्थ 4 होते हैं। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन इसलिए कि हमारी जो जीवा है वो कभी ना किसी चीज को टच कर रही है, दैट्स द रीजन व्हाई इट्स सेइंग दैट। ओके, अब आते हैं आगे, जैसे यरलव अंतस्थ 4, शशशः 4 होते हैं, जिसको ऊष्म, इसमें कि हमें थोड़ा सा ऊष्म हवा निकलता है, श श श श ह। ठीक है ना, और क्षेत्र क्षेत्र रि संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन इसलिए क्योंकि इसके साथ एक और वर्ण जुड़ के उनको पूर्ण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ढ उत्प्रेक्षित अथवा द्विगुण व्यंजन है। ये क्या है, द्विगुण। ठीक है ना, द्विगुण व्यंजन है। आगे, भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि है। क्या है, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है, ध्वनि है। ध्वनि को मिलकर वर्ण बनते हैं, वर्णों की वस्तु समूह को वर्णमाला कहते हैं। हाँ, हिंदी वर्णमाला में लिखी जाती है। जैसे क्या बोला, ध्वनि क्या है, हमारी सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई छोटी, और सबसे न्यूनतम इकाई भाषा की क्या है, ध्वनि है। ध्वनि, कई ध्वनियों को मिला करके क्या बनती है, हमारी वर्ण बनता है। वर्णों को मिला के वर्णमाला बनता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अनुस्वार विसर्ग में किशोरी दास वाजपेयी ने अयोगवाह नाम देकर इन्हें व्यंजन माना, और माना है, स्वर नहीं। ठीक है, अनुस्वार विसर्ग में अनुस्वार कहाँ गया, अनुस्वार अंग अ है ना, उसके ऊपर बिंदु, इसको बोलेंगे अनुस्वार। ठीक है ना, तो इसके पहले वाजपेयी, जो किशोर दास वाजपेयी ने अयोगवाह नाम देकर इन्हें व्यंजन माना है। तो इनको क्या नाम दिया गया है, व्यंजन। किसने नाम दिया है, अयोगवाह नाम दिया है, और इसको किसने नाम दिया है, मन किशोरी दास वाजपेयी। ड ढ अढ़ ढ ड ढ अनुरूपक ध्वनि, क्या अनुपूरक ध्वनियां हैं। ड ढ का प्रयोग शब्द का आरंभ तथा ड ढ का प्रयोग शब्द के मध्य में या अंत में होता है। डलिया, ढाल, लड़का, पढ़ना, लड़ा, पढ़ा, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इसमें डलिया, ड के नीचे बिंदु नहीं लग रही है। ठीक है, इसलिए डलिया हो जाएगा। ओके, लड़का के नीचे लड़ का लगेगा ही, ये वाला लगेगा। पढ़ना का नीचे ढ़ लगेगा ही, क्योंकि पढ़ना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ आ जाएगी। इसको कम से कम 2 बार देखिएगा वीडियो को, अपने आप दिमाग में घुस जाएगा। सरकारी वर्णमाला में ढ ढ और श्र का स्थान नहीं दिया है, अतः वहाँ कुल वर्णों की संख्या 52 - 3 49 ही मानी जाती है। सरकारी वर्णमाला में 49 ही मानी जाती है। देवनागरी के कुल कितने वर्ण हैं, बोलेंगे देवनागरी कुल कितने वर्ण हैं, तो बोलेंगे विद्वान एक मत नहीं है। ठीक है, देवनागरी के कुल कितने वर्ण हैं, इस पर विद्वान एक मत नहीं होते। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, 2 व्यंजन में मेल से बने। क्या बोल रहा है, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने, जैसे कश, त्र, त प्लस र। ये जो त है ना, ये हलंत लगा है इसके नीचे आधा का। ठीक है ना, अगर कोई आधा त लिखा है तो उसका अर्थ क्या होगा, तो जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे ना,
तो जैसे क है, ये आधा क है, तो इसका अगर संधि विच्छेद अगर करना पड़ेगा ना तो ये क हो जाएगा सिंपली, इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ये पूर्ण होता ना, पूर्ण होता तो क नीचे हलंत प्लस अ लगता क, समझा ना, कुछ इस प्रकार से। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, ये याद हो जाएंगे, सही रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। जिया, जिया ये वाला है, ठीक है। श्र, ठीक है, सबके नीचे कुछ ना कुछ लगे हैं, ठीक है ना। अरे यार, ओके। देवनागरी वर्णमाला ये सरकारी है, ठीक है। देवनागरी वर्णमाला जो सरकार में यूज मतलब कि हमारी कागजों में जो यूज होता है, इस्तेमाल होता है, स्वर अ आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है। अंग, ऐसा कुछ उसमें दिया ही नहीं है, देखो, ठीक है, ऐसा तो उसमें भी नहीं दिया है, ठीक है। अनुस्वार में अंग हो जाएगा, विसर्ग में अह हो जाएगा, व्यंजन में क ख ग घ ङ कंठ हो जाएगा, च छ ज झ ञ, तालव्य हो जाएगा, ट ठ ड ढ, मूर्धन्य हो जाएगा, त थ द ध न, दंतव्य हो जाएगा, प फ ब भ म, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी बस यरलव अंतस्थ, क्या हो जाएगा, यरलव अंतस्थ, शशशः ऊष्म, क्षत्रज्ञ, ये संयुक्त है ना, संयुक्त हो जाएगा ना। संयुक्त भी किस लिए बोल रहा है बताओ, क्योंकि यहाँ पे भाई इसमें कोई अपना, इसमें कोई वर्ड ही नहीं है, देखो क श, दो अलग अलग वर्णों को मिला करके इनका वर्ड है। देवनागरी वर्णमाला संस्कारी स्तर में 11 स्वर है, दो दो देवनागरी वर्णमाला में 38 व्यंजन है, कितने 38 व्यंजन है, 3। देवनागरी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलाकर 49 वर्ण है, कितने, देवनागरी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलाकर कितने होते हैं, 49 होते हैं। अ को अनुस्वार, अ को विसर्ग माना गया है, अ को विसर्ग, अंग को अनुस्वर, यह दोनों स्वर न होकर व्यंजन ध्वनियां हैं। ये क्या है, स्वर नहीं है, ये क्या है, व्यंजन है। इनको कौन बोला था ये चीज, क्या नाम था उनका, और ये फेमस नाम बताते थे, किशोरी दास वाजपेयी ने इनको अयोग वह नाम दिया जिन्हें यह देखकर इन्हें व्यंजन माना गया, न कि स्वर। तो ये चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। इनको क्या माना गया है, अयोग वन है, ठीक है। विसर्ग दुख, अनुस्वार अंगद अंग अंक, ये एग्जाम्पल है। अनुनासिक बात कहते हैं आंगन आंवला हांसना, अनुनासिक। रि श्र को सरकारी देवनागरी स्थान प्राप्त नहीं है, इसको सरकारी को श्र को सरकारी देवनागरी में स्थान प्राप्त नहीं है। अब आते हैं इसके थोड़े प्रश्न लगाते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है ना। मात्र इसके कुछ 15 प्रश्न हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, उसको पढ़ के फिर इसको ख़त्म करते हैं, ओके। चलिए, पहला प्रश्न क्या है, ओके, मैं इसके इसके ऑप्शंस हटा देता हूँ, इससे ये दिखे ना, ठीक है ना, रुक जाइए। ठीक है, ओके। अब शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य अपभ्रंश में पुरानी हिंदी को हिंदी किसने कहा, पुरानी हिंदी किसने कहा, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, बताइए किसने कहा, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आंसर देखते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हमारे यहाँ साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी इन्होंने ही कहा था, ठीक है। हिंदी भाषा संबंध किससे है, हिंदी का संबंध किससे है, सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश प्राकृत, पश्चिम प्राकृत, सौरसेनी अपभ्रंश से है, ठीक है, किससे है, सौरसेनी अपभ्रंश। आगे देखते हैं, कौन सी रचना अवधि में है, अवधि में नहीं है, पद्मावत, कवितावली, हंस जवाहरी, मधुवलती। जो इसमें कवितावली जो है, कवितावली हमारी तुलसीदास के द्वारा इसको लिखा गया था, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना।
किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, और ये ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा किसमें? ब्रज भाषा। आगे देखते हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली किस उपभाषा में बोलिया जाती है? बिहारी में ना? बिहारी। ठीक है, देखते हैं आंसर ये सही है गलत है। बिल्कुल ये हिंदी हमारा बिहारी होगा। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, मगही, बिहारी ये सभी हमारी उपभाषा है इसकी बिहारी की। छत्तीसगढ़ी बोली किस भाषा की है? छत्तीसगढ़ी बोली हमारी पूर्वी हिंदी की है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। किस चीज़ की है? पूर्वी हिंदी की है। आगे देखते हैं। पूर्वी हिंदी बोली अवधी, मगधी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आगे ब्रज भाषा विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास ब्रज भाषा सौरसेनी से हुआ था। सौरसेनी से हुआ था। देखो, सौरसेनी से हुआ था। ठीक है, ब्रजभाषा का विकास हमारे सौरसेनी से हुआ था। पर ये देखा था अभी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में बोली जो सूरसेन प्रदेश में बोली जाती है, इसका विकास सौरसेनी भ्रंश से हुआ था। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है ना, मिटा रहा तो देखें। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी होने का प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, याद रहेगा। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना, इसको देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं याद है। ओके, नागरी प्रचारणी की बात करते हैं तो ऐसे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास बनाए गए। तो क्या था? 1893 में इसकी नागर प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। ठीक है, क्या लिखा है? खालिक कबारी, खालिक कबारी, खालिक बारी, ये क्या है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई एक रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, खालिक कबारी हिंदी खड़ी बोली की प्रथम कवि, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम कवि अमीर खुसरो की रचना है। वस्तुत यह तुर्की, अरबी, फारसी शब्दों से हिंदी अर्थ बताते शब्दकोश है। कौन सी ओके कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ये उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती भैया? खड़ी बोली तो बोलते हैं, कन्नौजी भी है, ब्रज भी है, मैथिली, मैथिली तो बिहार में बोली जाती है ना। ठीक है ना, मैथिली, मगही भी, भोजपुरी। ठीक है ना, तो इस वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, मैथिली बिहार में, मिथिला क्या? मैथिली मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। शेष 3 पश्चिमी हिंदी हैं बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ना, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज, ये सब कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी है सारी ना। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में बोलिया में हुआ। ठीक है ना, ये भी देखा ना। इसमें कौन सा वर्ण कंठ, कंठ कौन सा है बताइए? ग। व्यंजनों में वर्गीकरण उच्चारण प्रत्यय के आधार पर दिया गया है। कंठ व्यंजन उच्चारण कंठ से होता है। क वर्ग के सभी व्यंजन कंठ हैं, अतः ग कंठ व्यंजन है। शेष 3 कंठ ध्वनियां नहीं है। यह अतस्थ, ओष्ठ और दंतव्य व्यंजन। ठीक है ना, तो ग क्या है? हमारा कंठ, कंठ, कंठ यानी कि क वर्ग में जो आ रहे हैं, जितने भी क वर्ग में आएंगे, जैसे क ख ग घ ङ, तो वो सभी हमारे कंठ आ जाएंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन इसको कशा बोलते हैं, तो आंसर यही पहला ही है, 2 ध्वनि का मेल बनता है। ठीक है, देवनागरी सरकारी वर्णमाला में कितनी है?
अभी देखा 49 है ना, कौन 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 सा हटा है, 3 3 कौन था, ढ ढ और त्र, सॉरी हाँ ठीक है, श्र, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। सरकारी देवनागरी वर्णमाला में कुल 49 वर्ष लिखा नहीं वर्ड है, ठीक है। वहाँ ढ ढ ढ़ और श्र को स्थान नहीं दिया गया है। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियाँ कितनी संख्या होती है, 11 होती हैं। कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है ना, स्वरों की संख्या 11 होती है। देवनागरी लिपि में स्वर 11 है, अ आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है ना, ये 11 है, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे होते हैं। अघोष व्यंजन कौन सा है, अघोष की अगर बात करेंगे, अघोष 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 कौन सा है, अघोष व्यंजन क है, क्योंकि इसकी उच्चारण स्वर ध्वनियां निकट नहीं होती, इससे तीनों अघोष ध्वनियां ऐसे क, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। हर्ष स्वर अ ई उ री, हर्ष स्वर। दीर्घ आ ई उ ए ओ औ। मूल स्वर अ ई उ री। संयुक्त स्वर ए अ प्लस ई, ए अ प्लस ए, ओ अ प्लस उ, ओ प्लस अ प्लस ओ। अग्रस्वर ई ई ई ए। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ उ ओ औ। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान प्रयत्न का आधार पर किया गया है। प्रयत्न का आधार पर स्पर्श स्पर्श संघर्षीय, नासिक्य, पार्श्विक, प्रकम्बित, उत्प्रेक्षित, संघर्षीय, संघर्षहीन, अग्रवाह, अप्रवाह। उच्चारण स्थान के आधार पर ओष्ठ, उच्चारण स्थान के आधार पर दंतव्य, कंठ, वत्सर्य, तालव्य, ज्वामूल्य, स्वरमुखी, पूर्व तालव्य, पश्च तालव्य। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर था। आप लोग इसको वीडियो को काफ़ी कम से कम 2 बार देखिएगा, कम से कम 2 बार, ठीक है। और पहली बार जो वीडियो देखिएगा तो इसको 1.25x पे देखिएगा, ठीक है, 1.25 पे देखिएगा, उसके बाद इसको 1.5 पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, फिर आपको बार बार नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।